नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी अध्ययन करेंगे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर में आपका प्रश्न पत्र है भारतीय शिक्षा का इतिहास। भारतीय शिक्षा के इतिहास से कुछ वीडियो हमने पिछले साल अपलोड किए थे और अब हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे भारतीय शिक्षा के इतिहास की। यह पेपर आपको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं के मैसेज आते रहते हैं विभिन्न माध्यमों से। कोई टेलीग्राम पे करेगा, कोई व्हाट्सएप पे करेगा, कोई मैसेंजर पे करेगा, कोई डायरेक्ट फ़ोन भी कर देता है कि सर पढ़ा दीजिए, परीक्षाएं आने वाली हैं। और साथ ही यह जो आपका पेपर है, यह आपके सीयूटी अगर पीजी आप देना चाहते हैं या एमएड इंट्रेंस किसी यूनिवर्सिटी को देना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। तो इसीलिए आपके समझ मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। कुछ जो हमने क्लासेस पढ़ा दी, जैसे वैदिक काल में शिक्षा क्या है, उसके बाद अब आपका ये हमने पढ़ाया था बौद्ध काल में शिक्षा कैसी थी। तो आज उसके बाद हमें पढ़ना है कि मध्यकाल में शिक्षा का स्वरूप। तो मध्यकाल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था, इसके लिए हमने एक वीडियो बना दी है, यह उसका पार्ट 2 है। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि मध्यकालीन शिक्षा की व्यवस्था किस तरह की थी। तो मध्यकालीन शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत हम मध्यकालीन शिक्षा की संस्थाओं की बात करेंगे कि कौन कौन सी एजुकेशनल एजेंसीज थी जो कि वहाँ पे एजुकेशन प्रदान करने का कार्य कर रही थी मध्यकाल के समय में। तो देखिए, सबसे पहले अगर मुख्य रूप से देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रमुख शिक्षा संस्थाएँ या मुख्य शिक्षा संस्थाएँ। मुख्य शिक्षा संस्थाओं की बात करें सिर्फ 2 थी, कौन? मकतब और मदरसा। मकतब की बात करें तो देखिए, मकतब की अगर बात की जाए तो मकतब जो शब्द है वह किससे बना हुआ है? सबसे पहले तो ये समझिए, मकतब शब्द कुतुब बना हुआ है। अब कुतुब का मतलब क्या होता है? आरंभिक पठन पाठन की व्यवस्था। जो आरंभिक शुरुआत में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होती है, प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करना ही कुतुब कहलाता है। इसी कुतुब से मकतब नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो कुतुब नामक शब्द से मकतब बना है। मकतब जो था वह किसके लिए था? वह प्राथमिक शिक्षा के लिए था। ठीक है, आगे देखेंगे अब मकतब का स्थान कहाँ था, कि मकतब कहाँ पे स्थित होता था। तो मकतब जो है वो उसका स्थान है कि प्रत्येक गांव में एक मस्जिद होती थी। आज भी मस्जिद है, हर गांव में एक मस्जिद है जहाँ पर कि लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, जो मुसलमान लोग हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मस्जिद में एक मकतब स्थापित किया जाता था। मकतब का मतलब है कि वहाँ के मौलवी जी होते थे, वह मौलवी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते थे जो बच्चे मुसलमान होते थे उनको। आज भी आप देखेंगे तो वर्तमान समय भी हर मस्जिद में एक मौलवी साहब होते हैं। वह आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किताब हाथ में ऐसे ऐसे कंधे में से दबा करके लेके चलते रहते हैं, और एक लकड़ी का तख्ता होता है, इसमें खोल कैसे पढ़ते हैं। तो वहाँ पे शिक्षाओं को प्रदान करते हैं। हम भी पहले जब छोटे थे तो देखते थे कि सब बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हम लोग नहीं जाते हैं। तो पता चला कि ये मस्जिद में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो वही चीज़ है, तो मस्जिद में उनको उर्दू फारसी का ज्ञान कराया जाता है। तो वही चीज़ पहले भी था, मध्यकाल में भी था कि एक मस्जिद होती थी, उस मस्जिद के साथ एक मकतब जुड़ा होता था, और हर गाँव में एक मस्जिद होती थी तो एक मकतब जुड़ा होता था। आगे बात करेंगे प्रवेश इस मकतब में कैसे होता था। तो इस मकतब में जो प्रवेश है वह बच्चा अपने परिवारजनों के साथ जाता था, नए वस्त्र पहन करके। जब वहाँ पर जाता था तो उसको क्या आता था, कह रहा है कि कुरान की आयतों के पाठ द्वारा, कुरान की आयतों का पाठ कहता था कि बच्चा ये लाइन बोलो। तो अगर बच्चा बोल पा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है तब तो नहीं बोल पा रहा है तो उसके लिए भी व्यवस्था है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में भी हर चीज़ के लिए व्यवस्था है। जैसे अगर मान लीजिए क्या है कि व्रत हैं आप, तो व्रत में कुछ नहीं खाना है, लेकिन अगर चक्कर आ रहा है तो आप दवा खा सकते हैं। आपको मान लीजिए जाना है कहीं दर्शन करने के लिए नवरात्रि में, अगर आप वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं तो उनके नाम से यहीं पे जल दे दीजिए। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी कहता है कि कुरान की आयत का पाठ नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह रस्म के द्वारा, यानी बच्चे से बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करता है कि बच्चा बिस्मिल्लाह बोलो। बिस्मिल्लाह बोलता था, बस बिस्मिल्लाह का मतलब होता है शुरू करना। जैसे आप देखे होंगे तो लोग कहते हैं कि जैसे भोजन आ गया, 2 लोग बैठे हुए हैं तो सामने कहता है बिस्मिल्लाह करिए, मतलब क्या करिए? आप शुरू करिए, आरंभ करिए। तो वही बच्चे से बिस्मिल्लाह नामक शब्द का उच्चारण करवाया जाता था अगर वह कुरान की आयत का पाठ नहीं कर पाता है तब। आगे बात करेंगे पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे जो प्रवेश है, जो बड़े उच्च घराने के लोग थे उनके बच्चे वहाँ पे कहाँ मकतब में नहीं जाते थे, उनके लिए मौलवी साहब खुद ही घर पे आ जाते थे। क्योंकि जिनके पास रुपया है उनको सोचने की दिक्कत नहीं है, उनके लिए नियम कानून ताक पे रख करके अलग से नियम के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ था, जो बड़े घराने के बच्चे थे वो उच्च पदों पे, वहाँ पे भी मौलवी साहब खुद जा करके यह रस्म करवाते थे, बिस्मिल्लाह का उच्चारण करवाते थे या फिर कुरान की आयतों का पाठ करवाते थे। आगे बात करेंगे हम किसकी? पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम की बात की जाए
तो सबसे पहले लिपि का ज्ञान कराया जाता था। भाई कोई भी चाहे प्राइमरी शिक्षा होगी तो आप पहले लिपि का ही ज्ञान कराएंगे। जब लिपि का ज्ञान हो जाता था तो कुरान का 30वां भाग बच्चे को पढ़ाया जाता था और उसको याद करवाया जाता था स्वस्त्र वाचन के द्वारा कि आप कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद जब यह भी बच्चा सीख लेता था, कुरान के 30वां वाले भाग को पढ़ लेता था, याद कर लेता था, तदुपरांत उसको व्याकरण की शिक्षा और फारसी भाषा का ज्ञान उसको कराया जाता था। फारसी भाषा ज्ञान इसलिए कराया जाता था कि उस मध्यकाल में जो दरबार की भाषा थी वह क्या थी, फारसी थी, इसलिए उसको फारसी भाषा ज्ञान कराया जाता था। इसके बाद वहाँ पे ये जो का मकतब है इसमें सुंदर लेखन पर बहुत जोर दिया जाता था, चूँकि बच्चे की जब शुरू से ही लिखावट जिस तरह की बन जाएगी, जैसे कि हम लोग की लिखावट इसी तरह की शुरू से ही है, सब शुरू से लिखावट ऐसे बन जाएगी तो बच्चा उसी तरह का हमेशा लिखना शुरू कर देगा। तो इसीलिए 4 से 5 घंटे अच्छे लेखन शैली का विकास किया जाता था, यानी कि सुलेख लिखाया जाता था। ठीक है, इसके बाद है, भैया जी खोल दीजिएगा, आ रहे हैं। उसके बाद है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? नैतिक शिक्षा से मतलब सदाचार की शिक्षा। ठीक है, नैतिक शिक्षा मतलब क्या, सदाचार की शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा में हम गुलिस्ता व बोस्ता, हम इनको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, गुलिस्ता व बोस्ता नामक 2 पुस्तकें थी, इनके द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके साथ ही साथ मकतब में पैगंबर की कथाएं, फकीरों की कहानियाँ और उसके साथ साथ तख्ती व सरकंडे पे पहले लिखना सिखाया जाता था। ये भी समझिए, सबसे पहले नैतिक शिक्षा के अंतर्गत गुलिस्ता व बोस्ता नामक 2 नैतिक पुस्तकें थी जिनका कि अध्ययन कराया जाता था बच्चों को। उसके साथ साथ नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ रामायण, राम की कथा, दुर्योधन श्री कृष्ण की कथा, ये सब सुनाई जाती है। ठीक उसी तरह से मकतबों में गुलिस्ता व बोस्ता के साथ साथ पैगंबर की कथा, फकीरों की कहानियाँ बताई जाती थी। और लेखन शैली में अगर बात की जाए कैसे इंप्रूवमेंट होता था, तो सबसे पहले आप अपने गार्जियन से जब पूछेंगे, दादा से या पिताजी से, तो वह बताएंगे कि पहले एक तख्ती होती थी लकड़ी की, उसमें क्या कहते थे, लकड़ी होती थी, पटरा होता है ज़माने में, ठीक है, जिसको लोग छलटा बोलते हैं गांव में, या पटरा भी इसको बोलते हैं। घर की जब छत बनती है उसमें वो काम देता है। तो पटरे पर क्या करते थे, एक पटरा लकड़ी का, उस पर काली स्याही लगा करके खूब उसको चमकाते थे और उस पर सफ़ेद रंग के चाक से लिखते थे। या सरकंडी की एक नली होती थी, लकड़ी का सरकंडा होता था, उससे वो क्या करते थे, नींव डो के उस पर लिखते थे। तो वही चीज़ था यहाँ पर भी कि सबसे पहले लेखन शैली की अगर बात की जाए तो लकड़ी की तख्ती पर और मोटे सरकंडे के द्वारा, लकड़ी की तख्ती जो होती थी स्लेट का काम करती थी और चाक का काम कौन करता था, मोटा सरकंडा करता था। पहले उससे लिखवाते थे, उसके बाद फिर कागज़ पे कलम के द्वारा लिखना सिखाया जाता था। तो यह था आपका पाठ्यक्रम नैतिक शिक्षा और लेखन शैली। अब आगे हम बात करेंगे कि शिक्षण विधि। मकतब में शिक्षण विधि किस प्रकार की थी? तो मकतब में जो शिक्षण विधियाँ थी वह मौखिक थी। मुंह के द्वारा बच्चे को सस्वाचन कराया जाता है, उनको बोल बोल के पढ़ा याद करवाया जाता है खूब। ठीक है, तो वाचन करके उनको सिखाया जाता और मौखिक के द्वारा मौखिक शिक्षा प्रदान की जाती थी मुँह से। इसके बाद है कलमा रटवाने पर बल। मुसलमानों में कलमा होता है, ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ श्लोक होता है संस्कृत में, जैसे गीता का श्लोक है, उस तरह से कलमा रटवाने पर बल दिया जाता था। ये मकतब की बात करेंगे तब। अब मकतब हो गया, मकतब के बाद हम बात करेंगे आगे मदरसे की। मदरसा भी उस समय उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह प्राथमिक शिक्षा के लिए था और यह क्या था, माध्यमिक शिक्षा की बात करेंगे। यानी उस उच्च शिक्षा जो माध्यमिक शिक्षा थी वही उच्च शिक्षा थी। ठीक है, तो यह मदरसा उच्च शिक्षा के लिए था और यह निम्न शिक्षा के लिए था, यानी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। अब मदरसा की बात करें, मदरसा की जो उत्पत्ति है, मदरसा नामक शब्द दरस नामक शब्द से उत्पन्न हुआ है। दरस नामक शब्द से उत्पत्ति हुई है मदरसे की, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। अर्थ है भाषण देना। ठीक है, आगे बात करेंगे स्थान। यह मदरसा कहाँ पे स्थापित होते थे? जैसे यह प्रत्येक गांव में स्थापित होता था, उस तरह से मदरसा प्रत्येक गांव में स्थापित नहीं होता था, वह कई कस्बों में या बड़े नगरों में स्थापित होता था। मदरसा बड़े नगरों में स्थापित होता था। और यह मदरसा जो है, यह राजकीय मदरसे जो होते थे, जो कि शासन के द्वारा जो राजा होते थे, जो सुल्तान होते थे, उनके द्वारा अनुदानित होते थे, राजकीय। ठीक है, यानी इनको राजकीय संरक्षण प्राप्त था राजा के द्वारा। और व्यक्तिगत मदरसे भी चलते थे, जहाँ छात्र शुल्क देकर के, थोड़ा मामूली शुल्क देकर के अध्ययन करते थे। आगे बात करेंगे पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम जो था
पाठ्यक्रम दो भागों में विभक्त था। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, यहाँ बता दे रहा हूँ। पाठ्यक्रम धार्मिक और लौकिक दो भागों में विभक्त था। धार्मिक में वह सभी विषय वस्तु आते थे जो धर्म से संबंधित थे, जैसे कि इस्लामी कानून का ज्ञान, ठीक है, इस्लामी कानून का ज्ञान, और क्या था, कुरान की आयतों का ज्ञान, यानी पूरे कुरान को कंठस्थ कराया जाता था। उसके बाद सूफी सिद्धांत, जो सूफी संत हुए हैं उन्होंने क्या अपने मत दिए हैं, इन सिद्धांतों का अध्ययन कराता था धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत। जबकि लौकिक पाठ्यक्रम का जो अध्ययन किया जाता था, इसमें अरबी, व्याकरण, साहित्य, कृषि, चिकित्सा, हस्तकला, शिल्पकला, इन विषयों को स्थान दिया गया था लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अबुल फजल की एक किताब है आईने अकबरी। अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में भी कहा है कि रियाजी और इलाही नामक दो प्रकार के पाठ्यक्रम यहाँ पे संचालित किए जाते थे। रियाजी और इलाही क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। रियाजी और इलाही, देखिए रियाजी में क्या होता था, रियाजी में आपका गणित, ठीक है, गणित है, चिकित्सा है, यानी आपके अगर हम एक मोटी भाषा में कहें तो जो लौकिक पाठ्यक्रम आपका है, ठीक है, जो ये आपका लौकिक वाला पाठ्यक्रम है यह रियाजी के अंतर्गत आता था। यानी कि गणित, चिकित्सा, संगीत, शिल्प, ये जो है रियाजी है। यानी अलबरूनी भी अपने आईने अकबरी में कहता है कि रियाजी और इलाही नामक दो पाठ्यक्रम संचालित किए जाते थे। और इलाही में क्या होता था, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इलाही में धर्म, ज्ञान और दर्शन का बोध कराता था, उनका ज्ञान कराता था। यानी कि यह आपका अगर बात करें, यह आपका इलाही के अंतर्गत धार्मिक वाला, ठीक है, और यह जो आपका है यह आपका रियाजी के अंतर्गत, यह अबुल फजल की आईने अकबरी में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, सर वो मिटाने वाला सब देख लीजिए कहाँ, वहाँ से दे लीजिए। तो आगे बात करेंगे हम, पाठ्यक्रम ये हो गया, पाठ्यक्रम समझ गए। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण विधि कि कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते थे। तो देखिए तर्क विधि का प्रयोग करते थे, न्यायिक पद्धति प्रचलित थी, और उसके साथ साथ व्याख्यान विधि का यूज करते थे। व्याख्यान विधि में क्या आता था, चूँकि क्लास ऊंची है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि बीएड का क्लास है, जरा क्या नोट्स बनवाना है, लेक्चर सुन लीजिए, खुद से नोट्स बना लीजिए, आप पास हो जाएंगे। लेकिन आप फिर भी आदत से मजबूर हैं, सर नोट्स नहीं देंगे तो भैया परीक्षा के जब लास्ट में जब परीक्षा आ जाएगी तो आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स मैं नहीं दे सकता, नोट्स आप खुद बनाइए, क्लास लीजिए, नोट्स बनाइए। अब बीएड के छात्रों को नोट्स नहीं दिया जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अब अभी असमान व्यवहार कर रहे हैं, तो ये आपकी नासमझी है। खैर, तो शिक्षण विधि में मौखिक शिक्षण विधि थी, यानी व्याख्यान विधि का यूज करते थे, लेक्चर देते थे, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, वो समझते थे, ठीक है। तो मौखिक विधि यानी कि व्याख्यान विधि का हम प्रयोग करते थे। इसके बाद क्या था, तर्क। अब तर्क विधि का भी प्रयोग किया जाता था। तर्क विधि किसमें यूज होती थी, जैसे न्याय का अध्ययन करना है, न्याय शास्त्र हो गया, ठीक है, न्याय शास्त्र हो गया। उसके बाद आपका धर्म हो गया, जो चीज़ें तर्क पे आधारित है। यानी जो कोई कह दिया कि यहाँ पे इस देवता में गणेश जी विद्यमान हैं, तो मान नहीं लेना है, उस पर तर्क करना है कि गणेश जी कैसे विद्यमान हैं। तो उसी तरह से उस समय में राजनीति, धर्म और न्याय, यानी धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र और राजनीति, यह जो विषय थे इनको तर्क विधि के द्वारा अध्ययन कराया जाता था, अध्ययन अध्यापन होता था, ठीक है। उसके बाद मॉनिटोरियल, ये प्रश्न आता है अक्सर परीक्षाओं में कि न्यायिकी पद्धति या मॉनिटोरियल, ठीक है। मॉनिटोरियल मतलब मॉनिटर, जैसे कक्षा मॉनिटर आता है जो बच्चा तेज होता है, तो जो मॉनिटोरियल पद्धति थी या न्यायिकी पद्धति थी, न्यायिकी पद्धति का मतलब यही था कि नायक बनाना, यानी मुखिया बनाना। जैसे कक्षा 5 लड़के को उन्हें मॉनिटर बना दिया, तो कक्षा 5 जो लड़का सबसे तेज हुआ उसको मॉनिटर बना दिए, तो कक्षा 4 के बच्चे को, कक्षा 3 के बच्चे को, कक्षा 2 के बच्चे को, कक्षा 1 के बच्चे को क्या करेगा, पढ़ाएगा। तो इससे क्या होता था, शिक्षकों को कम मेहनत करनी पड़ती थी, शिक्षकों को पाठ्यक्रम को पूरा करने में, ठीक है, और आराम से वह शिक्षण प्रदान करते थे, कक्षा का संचालन होता था। तो यही चीज़ है, शिक्षण विधि इसी प्रकार प्रदान की जाती थी, मौखिक, तर्क और मॉनिटोरियल पद्धति के द्वारा। आगे बात करेंगे कि शिक्षा का माध्यम क्या था। देखिए आपके मदरसे में शिक्षा का माध्यम उस समय के, मैंने कहा कि राज्य की भाषा फारसी थी, इसीलिए फारसी भाषा पे जोर दिया जाता था, क्योंकि सबको भाई आज जिस ज़माने में आज सबको सरकारी नौकरी करनी है,
और सभी लोग देख रहे हैं कि बीएड से फायदा नहीं हो रहा है, डीएलएड से फायदा नहीं हो रहा है, तो 4 वर्षीय वाला जो बच्चा इंटर पास हो रहा है वो 4 वर्षीय वाला बीएड कर रहा है कि 4 वर्षीय के बाद सीधे पीएचडी में एडमिशन लेंगे। तो सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और उसी तरह उस समय सभी लोग राजकीय जो राजा थे, जो सुल्तान थे, उनके दरबार में नौकरी करना चाहते थे। तो दरबार में नौकरी करने के लिए फारसी भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक था। तो फारसी भाषा शिक्षा का माध्यम थी। उसके बाद अरबी भाषा भी शिक्षा का माध्यम थी। और इनके बाद जब उर्दू का आविष्कार हो गया, उर्दू भाषा आ गई अस्तित्व में, तो उर्दू भाषा में भी पठन पाठन शुरू प्रारंभ हो गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दंड व पुरस्कार की। भैया दंड कहते ना, भय बिन होए न प्रीति। ठीक है, भय बिन होए न प्रीत। तो अब भय बिन होए न प्रीत यानी बिना मार के तो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। जैसे आज के समय की बात करें, आज के समय में प्राथमिक शिक्षकों की गुणवत्ता क्या रह गई है? बच्चे अपने अध्यापकों की इज्जत करें या न करें, अब ये उन पर डिपेंड है। अब वो अध्यापक उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक मात्र मैं आपको उदाहरण दे दूं कि प्राथमिक विद्यालय में कोई शिक्षक है और कोई बच्चा अगर उसको मान लीजिए कि कंकड़ उठा के उसको मार दिया है, तो उसकी आँख पे लग भी गया है, और वो शिक्षक अगर चाहे कि मैं इस बच्चे को अनुत्तीर्ण कर दूँ, ठीक है, अनुत्तीर्ण कर दूँ मैं इसको कक्षा 5 में, तो वह कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि नियम है कि किसी बच्चे को अनुत्तीर्ण नहीं करना है। जब किसी बच्चे को फेल नहीं करना है तो फिर अब बच्चा अध्यापक से कैसे डरेगा? बच्चा तो अपने मन का है कि हम कुछ भी करेंगे, हमको फेल कर सकते नहीं हैं, हम कुछ भी करें। तो अब गुरु की महिमा कहाँ रह गई है? जो गुरु की इज्जत समाज में थी, जो बच्चा उसे डरता था, डर के इज्जत करता था, लेकिन जब बड़ा होता था तो समझ में आता था कि नहीं, इन्होंने मेरा भला किया है, अब उसको यह बात समझ में आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि वह कभी फेल हुआ ही नहीं है, उसको कोई डर ही नहीं है। परीक्षा का भय होना चाहिए। और हमने पहले ही कहा कि भय बिन होए न प्रीत। तो जब डर ही नहीं रहेगा मन में, तो बच्चे अपने मन का स्वतंत्रतापूर्वक जो मन करेगा वो करेंगे। ठीक, तो यही है कि शिक्षा में गिरावट महसूस की जा रही है, यही कारण है। तो यही मैं चीज़ कह रहा था। आगे दंड व पुरस्कार। तो मुस्लिम काल में जो दंड और पुरस्कार की व्यवस्था थी, दंड दिया जाता, बेत से मारा जाता था, और सबसे ज़्यादा इसमें जो मुस्लिम काल में मुर्गा बना करके सजा दी जाती थी बच्चों को। जैसे मुर्गा बनाते हैं समय, तो उसमें मुर्गा बना करके सबसे ज़्यादा सजा दी जाती थी मध्यकाल में। ठीक है, मदरसों में। उसके बाद बात करेंगे कि जो बच्चे कार्य नहीं करते थे उनको दंडित किया था, शारीरिक दंड दिया जाता था, उनको लात घूसों से मारा जाता था। इस प्रकार से दंडित किया जाता था, जैसे कि मुस्लिम कोई बहुत बड़ा मुजरिम हो, उस तरह से व्यवहार किया जाता उस समय मध्यकाल में। ठीक है, आगे है पुरस्कार की बात करेंगे। तो पुरस्कार भी प्रदान किए जाते थे। कैसे पुरस्कार प्रदान किए जाते थे? देखिए, तमगा, जैसे उस समय जो परीक्षाएं होती थी, परीक्षाएं आपकी जैसे आज के समय लिखित परीक्षा होती है उस तरह से नहीं होती थी। जो शिक्षक थे उनको लगता था कि हाँ ये बच्चा ठीक है, तो उसको अगले क्लास में प्रमोट करते, यानी आपके कार्य और ज्ञान का अवलोकन और मूल्यांकन शिक्षक ही करता था, और करके उसको लगता था कि नहीं ये घड़ा पक गया है, तो उसको क्या करते थे, अगले क्लास में प्रमोट कर देते थे। तो पुरस्कार के तौर पे दंड और पुरस्कार, दंड के बारे में हमने बताया कि लात घूसों से मुर्गा बना करके दंड देते थे। और पुरस्कार के संदर्भ में हम कहेंगे कि शिक्षक जो था वह तमगा, और तमगा के साथ साथ जिसको आप हम लोग बोलते हैं डिग्री, ठीक है, इसको फारसी उर्दू में कहें तो जो भी है सनद बोलते हैं। तो तमगा और सनद प्रदान करके पुरस्कार प्रदान किया जाता था बालक को। आगे बात करेंगे शैक्षिक शुल्क। तो शिक्षा निःशुल्क थी, चाहे मदरसा हो चाहे मकतब हो, दोनों में शिक्षा निःशुल्क थी। आगे बात करेंगे छात्रावास। चूँकि प्रत्येक गांव में मकतब होता था तो छात्रावास की जरूरत नहीं पड़ती थी, हर गांव का बच्चा अपने गांव में पढ़ लेता था। लेकिन मदरसे में दूर दराज से लड़के आते थे पढ़ने के लिए, इसलिए छात्रावास की जरूरत पड़ती थी। और इन छात्रावासों के संचालन के लिए जिनको राजकीय संरक्षण प्राप्त था, ये राजकीय वाले, इनको बड़ी बड़ी जागीरें भी दिए थे मुस्लिम शासक। आप इन जागीरों से जो धन प्राप्त होगा आप छात्रावास में खर्च करके छात्रों को खिलाएगा पिलाएगा, उनकी रहने की व्यवस्था करिए। ठीक है, तो छात्रावास की व्यवस्था थी आपके मदरसे में। आगे बात करेंगे परीक्षा व प्रमाण पत्र। जैसे मैंने पहले बता दिया कि परीक्षा जो थी वो कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी। गुरु छात्रों से मौखिक प्रश्न पूछता था, जो उसको लगता था कि हाँ यह छात्र अगली कक्षा में आने लायक है, तो उसको अगली कक्षा में प्रमोट कर देते थे। और प्रमाण पत्र की बात करें, जैसे हमने कहा कि सनद और सनद के साथ साथ और तमगा प्रदान करके बच्चे को प्रमाण पत्र स्वरूप प्रदान किया जाता था, सनद और तमगा। तो सनद और तमगा के साथ साथ कुछ विषय ऐसे थे जिनमें कुछ विशेष नाम की उपाधियाँ दी जाती थी। जैसे जो रिसर्च करता है, समझ को क्या बोलते हैं, डॉक्टर आगे लगाते हैं ना, डॉक्टर लग जाता है जो रिसर्च करता है, पीएचडी कर लेता है। उसी तरह फाजिल, आलिग व काबिल, यह तीन लोग बोलते हैं ना बड़ी काबिल बनत हुआ। तो बड़ी काबिल का मतलब क्या?
काबिल मतलब बहुत आप साहित्य के जानकार हैं, जो उस समय साहित्य का वो जानकार था उसको काबिल बोलते थे। अब बात करेंगे आलिग और फाजिल किसको बोलते थे? जो दर्शन व तर्कशास्त्र का ज्ञाता था उसको बोलते थे फाजिल। नोट कर लीजिएगा, दर्शन और तर्कशास्त्र के ज्ञाता को हम फाजिल बोलते थे, जो साहित्य का ज्ञाता था उसको काबिल बोलते थे, और आलिग की बात की जाए तो जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता था उसको आलिग बोलते थे। यानी धर्मशास्त्र का ज्ञाता आलिग, साहित्य का ज्ञाता काबिल, और फाजिल जो था वह दर्शन और तर्कशास्त्र का ज्ञाता था। कौन? फाजिल। ठीक, आगे बात करेंगे, ये रियाजी तो हमने उसमें बताया था। अब ये हो गई आपके मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख संस्थाएं, मकतब और मदरसा। इसके साथ बात करेंगे कुछ अन्य शिक्षा संस्थाएं भी थी, लेकिन इनको अध्ययन करने से पहले हम बात करेंगे, अभी स्त्री शिक्षा की बात नहीं हुई है और व्यवसाय शिक्षा की बात नहीं हुई है, तो थोड़ा इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे स्त्री शिक्षा पे। तो स्त्री शिक्षा जो कि जानते हैं कि मध्यकाल में पर्दा प्रथा थी, आज भी मुसलमान औरतों को देखेंगे तो वो पर्दा पूरा ऊपर से नीचे तक पहन के रहती हैं। अभी मैं गया था जम्मू में, जम्मू यूनिवर्सिटी में, जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पे एक लड़की थी मुझसे मिली, वही पूरा काला काला पहनी थी। तो उसके साथ एक और सहेली आई थी, वो भी पहनी हुई थी। तो हमने कहा कि भाई अब इंटरव्यू देना तो सब मुँह तो खोल लीजिए। तो जो मेरे बगल में थी वो तो भाई मुंह खोल के बैठी थी, लेकिन जो उसके बगल में थी वो पूरा मुंह बांधे ही रह गई। और जब इंटरव्यू देने गई तो पता नहीं मुंह खोल के इंटरव्यू दी कि इंटरव्यू मुंह ढक के दी, मुझे नहीं पता। तो आज भी कहने मतलब ये है कि आज भी यह पर्दा प्रथा कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है एक दूसरे स्वरूप में। अब आगे हम बात करेंगे कि स्त्री शिक्षा क्या उस समय हाल था। तो स्त्री शिक्षा चूँकि पर्दा प्रथा थी, स्त्रियां घर में ही शिक्षित होती थी, वो भी कौन? जो उच्च घराने की थी, उनके लिए अध्यापक घर पे आते थे, वो ट्यूशन पढ़ाते थे। और जो निम्न वर्गीय स्त्रियां थी वे तो कभी शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं पाती थी। और आगे बात मकतब वाली शिक्षा की, तो कुछ बच्चे बच्चियां प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ लड़कियां आपके मकतब में जाती थी। ठीक है, जो मस्जिद से सटा हुआ था आपका मकतब, वहाँ पर जा कर के शिक्षा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करती थी। लेकिन उच्च शिक्षा या मदरसे वाली शिक्षा बहुत सारी स्त्रियां नहीं प्राप्त करती थी जो उच्च घराने की थी, जैसे रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, ये लोग जो थी ये लोग शिक्षा प्राप्त किए उच्च शिक्षा, लेकिन सभी के लिए यह संभव नहीं था। आगे बात करेंगे व्यवसाय शिक्षा की। तो व्यवसाय शिक्षा भी वहाँ पे उस समय विद्यमान थी। व्यवसाय शिक्षा में सबसे पहले सैनिक शिक्षा दी जाती थी। चूँकि हमने कहा दरबार व्यवस्था थी, राजा एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करता था तो सैनिकों की आवश्यकता पड़ती थी, तो सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी उस समय। और सैनिक शिक्षा में फारसी भाषा ज्ञान भी कराया जाता था। इसके साथ साथ हस्तकला की शिक्षा प्रदान की जाती थी। हस्तकला के साथ साथ ललित कला की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, क्योंकि उसमें हमने कहा कि जैसे कि बना आपका ताजमहल बना है, तो जब कोई ललित कला की शिक्षा प्राप्त करेगा ही नहीं, स्थापत्य कला की शिक्षा प्राप्त करेगा नहीं, तो कैसे इमारतों का निर्माण करेगा? तो सैनिक शिक्षा। चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था थी, चिकित्सा का भी ज्ञान दिया जाता था। व्यवसाय शिक्षा के अंतर्गत ये सभी शिक्षाएँ हैं, सैनिक शिक्षा, उसके बाद चिकित्सा शिक्षा, ललित कला की शिक्षा और हस्तकला की शिक्षा। ये सारी शिक्षाएं आपके व्यवसाय शिक्षा के अंतर्गत आती थी मध्यकाल में। तो इस तरह से आपके प्रमुख शिक्षा संस्थाएं मकतब मदरसा थी, हमने इसके बारे में बात किया, ऐसी शिक्षा के बारे में बात किया और व्यवसाय शिक्षा के बारे में बात किया। कुछ अन्य शिक्षक संस्थाएं हैं। अन्य कौन सी शिक्षा की संस्थाएं हैं? देखिए, सबसे पहले शिक्षा की संस्था है खानकाह। खानकाह का मतलब है यह भी प्राथमिक शिक्षा के लिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम बालक पढ़ सकते थे। अच्छा, एक बात का ध्यान देंगे, हो सकता है कोई कमेंट कर दे कि मदरसा में हिंदू बच्चे पढ़ सकते थे कि नहीं, तो पढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, मदरसा में हिंदू बच्चा भी पढ़ सकता था। आगे बात करेंगे हम, तो खानकाह था, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक उसी तरह से दरगाह था, जिस तरह से खानकाह था, यहाँ भी मुस्लिम बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद तक कुरान स्कूल। कुरान स्कूल में सिर्फ कुरान की शिक्षा दी जाती थी, बाकी किसी अन्य की नहीं। कुरान स्कूल में जिसको कुरान का अध्ययन करना था वो कुरान स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए। इसके बाद फारसी स्कूल है। फारसी स्कूल जो था, चूँकि उस समय की दरबारी भाषा फारसी थी, सिर्फ जिनको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी थी, मतलब उसमें सरकारी नौकरी था, दरबारी नौकरी, तो भाई सरकार जिसकी है भाई वह सरकार का तंत्र है। जैसे इसमें भाई सरकार, भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन सरकार है ना, सरकारी नौकरी कहते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट है, जो तो लोक सेवा से संबंधित जो भी नौकरियां हैं वो सरकारी नौकरी है। तो उस समय भी जो फारसी स्कूल में एडमिशन लेता था उसका उद्देश्य होता था कि फारसी भाषा का
ज्ञान प्राप्त करके हम दरबार में नौकरी करेंगे। आगे है अरबी स्कूल। यह अरबी भाषा के ज्ञान के लिए अरबी स्कूल बनाया गया था कि बच्चे अरबी भाषा ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर लें। और एक आपका था फारसी व कुरान स्कूल। इन दोनों का मिक्स स्कूल था। एक अगला स्कूल था फारसी व कुरान स्कूल। इसमें फारसी भाषा और कुरान भाषा इन दोनों का मिक्स ज्ञान प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो साथियों आज की जो क्लास थी मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख शिक्षा संस्थाओं के अंतर्गत हमने सभी शिक्षा संस्थाओं के बारे में बात की, व्यवसायिक शिक्षा के बारे में बात की, स्त्री शिक्षा के बारे में बात की। और अगली क्लास जो हमारी होगी, तीसरी क्लास हमारी होगी, ये दूसरी क्लास थी मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की। तीसरी क्लास में हम इसका मूल्यांकन करेंगे कि किस प्रकार से मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के क्या गुण थे, क्या दोष थे, कि डीमेरिट और मेरिट की बात करेंगे। और उसके बाद इवेल्युएशन करेंगे कि आज के वर्तमान संदर्भ में यह आपके माध्यमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है वह किस प्रकार से प्रभावी है, क्या उसका योगदान रहा है, इसी की चर्चा हम करेंगे। तो साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।